देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडियन। नेशनलिज्म है क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद है क्या? तो जनरली सीधी सी बात है कि एक अपने देश में, पहले तो देश होता नहीं था। शुरुआती में अगर देखिए तो देश वैसा होता नहीं था। वो राजघराना था कि मेरा इतना क्षेत्र है, मेरा इतना क्षेत्र है, मेरा इतना क्षेत्र है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी के समय में ब्रिटेन के नए पीएम दीपावली के दिन, छोटी दीपावली के दिन या दीपावली के दिन ब्रिटेन के नए पीएम बने ऋषि सुनक बने ना जी, ब्रिटेन के। तो है क्या कि उसमें अब बहुत लोग दावा कर रहा है कि ये भारत के हैं, फलना के हैं, चिल्ला के हैं। देखिए, शुरुआत में अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक के पिताजी जो थे वो खुद इंग्लैंड में थे और उसके जो दादाजी थे वो भारत से बिलोंग करते थे। और उसमें भी जब हमारा अखंड भारत होता था, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब वहां के एक अभी जो हाल में पाकिस्तान में कोई एक क्षेत्र है, मुल्क है, उसमें से वो बिलोंग करते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत भी अपने पे दावा कर सकता है और पाकिस्तान भी खुद से दावा कर सकता है कि ये ब्रिटेन के जो नए पीएम है वो हमारे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह से राष्ट्रवाद की भावना पैदा कैसे हुई? अगर शुरुआती में देखा जाए तो हम लोग अगर प्राचीन इतिहास से लेकर के चलें, जब हमारा जनपद था, और प्राचीन जाओगे तो तुम देखोगे, पढ़ोगे सिंधु घाटी की सभ्यता, तो धीरे धीरे जनपद, तो जनपद अर्थ को हमको महाजनपद से उतना नहीं देखना। हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया। और मेडिवल के अंत में, मेडिवल का अंत कैसे हुआ? सबसे पहले अगर देखेंगे तो प्राचीन का जो आपका अंत हुआ वो नए नए डायनेस्टी का अंत हो गया। अंत नहीं हुआ, असल में शुरुआत था। तो प्राचीन मेडिवल का जो स्टार्ट हुआ, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले मोहम्मद गोरी या उससे भी पहले अगर देखा जाए तो एक क्या बताए थे, महमूद गजनवी के आक्रमण से हुआ था। ठीक। और जब खत्म हुआ मेडिवल इंडिया, वो मुगल शासन के अंत से हुआ। मतलब अंतिम जो मुगल शासन थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, एक बार हम बताए थे कि 1857 के संग्राम में जो आपके बहादुर शाह द्वितीय थे जो हुआ था, तो उनको जेल में बंद कर दिया गया था, फिर वो धीरे धीरे मर गए। ठीक है। तो वहीं से हम लोगों का जनरली ये मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। जनरली वहीं से स्टार्ट होता है। अलग अलग बुक पढ़ोगे, अलग अलग तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो हुई वो मुगल शासन के अंतिम शासक के अंत से हुई। सीधी सी बात है। तो मॉडर्न इंडिया में क्या क्या चीज चेंजेस आए? तो चेंजेस क्या आएगा? सीधी सी बात है कि पुराने समय में जो राजघराना था, राजा शासन करते थे, वैसा कोई अब चीज था नहीं। 1857 में आपको पता होगा, सबसे पहले तो 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और भी यूरोपियन कंट्री आई थी, जैसे फ्रांस, पुर्तगाल का तो भारत आजाद होने के बहुत दिन बाद तक भी कॉलोनी रहा है। कौन? गोवा रहा है ना। तो यहाँ क्या था कि यूरोपियन कंट्री आई थी। अगर सही में देखा जाए तो 1600 ईस्वी में यूरोपियन कंट्री आई थी बहुत सारी, फ्रांस, पुर्तगाल देखोगे तो अलग अलग कंट्री के आने के बाद, इसलिए हम इसको कंसीडर्ड मॉडर्न इंडिया में नहीं करते। बहुत पढ़ोगे कर्नाटक, आंग्ल मैसूर, कुछ ऐसे करके पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि ये 150-200 साल के अंदर में जितना भी ब्रिटेन जो था, यूरोपियन कंट्री थी, फ्रांसीसी, इतना लगभग मैक्सिमम को वो भगा दी। और वहां से जनरली स्टार्ट हुआ क्या तुम्हारा, ब्रिटेन का पावर इंडिया पे स्टार्ट हुआ। किस तरीके से स्टार्ट हुआ? तो भारत को शुरुआत से जो है एक उपनिवेश की तरह देखा गया। समझो बात को। अभी कोई तुम्हारे बगल में स्कूल है, या कैसे बताएं, एग्जाम्पल लो, अभी एक कोई छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कोई बड़ी कंपनी आ जाए, बायजूस, अनअकैडमी, फलना चिलना, कोई भी PW, और वो आके उसको पैसा दे, बोले कि आप पढ़ाइए, लेकिन किसके नाम से? मेरे नाम से। तो वो एक तरह से उपनिवेश हुआ। मतलब हम उस पे अपना पैसा खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन किसके उद्देश्य से? खुद के कमाई के उद्देश्य से। समझ रहे बात को? छोटा सा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल आता है, माउंट लिट्रा, दे 10 गट्टी रखो, बोलेगे कि तुम पढ़ाओ, लेकिन बैच किसका चलेगा? मेरा। पढ़ा तो वो रहा है, लेकिन कमा कौन रहा है? माउंट लिट्रा। तो उसी तरह से भारत था कि भारत के पास शुरुआत से ही सब चीजों का भंडार था।
आप ग्रंथ ले लीजिए, आप ज्ञान ले लीजिए, ऋषि मुनि वेद सब चीज का। पुराने समय में देखोगे तो बहुत बड़े गीता कहाँ से, भारत का ही है। अभी सबसे पावरफुल होली जो तुम्हारा बुक है वो गीता ही है, उससे ज्यादा पावर यहाँ साइंटिस्ट सब प्रूफ किए हुए हैं इसको, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि ब्रिटेन का जो काल जनरली, देखो ब्रिटेन का कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी 1600 में, लेकिन कंप्लीटली पावरफुल नहीं थी, समझो बात को। अभी भारत की अच्छी कंपनी कौन, टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, वो चले जाए नेपाल में टाटा, और धीरे धीरे निवेश करना स्टार्ट कर दे और पूरे नेपाल पे क्या कर ले, कब्जा कर ले, और एक समय ऐसा आ जाए कि नेपाल के लोग विद्रोह कर दे। समझो बात को, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो ब्रिटेन को कर देती थी, मतलब एज अ उसको रेंट यूज करता था ये लोग। तो उसी तरह से टाटा नेपाल में जाए और पूरा कब्जा कर ले तो भारत को कर देगा, लेकिन अचानक क्या हुआ, नेपाल के लोग क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो इंडिया को ये समझ में आने लगा कि अब वहां पर टाटा टिक नहीं सकता, तब वो कंप्लीटली पावरफुल हुए और पूरा सत्ता अपने हाथ में लिए। तो 1857 का जब विद्रोह पढ़ोगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी जाना जाता है, वो भारत के इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ब्रिटेन इंग्लैंड के जो इतिहासकार तुमको मिलेंगे वो तुमको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं सैनिक विद्रोह। क्यों लिखते हैं, सबसे पहले विद्रोह करने वाले थे मंगल पांडे, किस लिए, तो वो जो बंदूक था उसमें यूज किया जाता था वो गाय का चर्बी और सुअर का चर्बी, तो इसको एज अ सैनिक विद्रोह के नाम से बोले, हटा ये सैनिक विद्रोह, ये सब का हम वैल्यू नहीं देते, हम बड़ा लोग, ठीक। तो उसी तरह से देखा जाए तो 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड की रानी को यह समझ में आने लगा कि अब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता रहने वाला है नहीं, तब ये पूरा पावर अपने हाथ में लेने का क्या किया, प्रयास किया। अलग अलग तुम देखोगे कानून लाया गया, अगर तुम पॉलिटी पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी में तो अलग अलग कानून लाए गए, तो उतना डीप में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। देखिए नेशनलिज्म और मॉडर्न नेशनलिज्म में अंतर है। आजा, नेशनलिज्म जनरली हो गया राष्ट्रवाद, किस तरह का राष्ट्रवाद, किसी तरह का मार काट करके बस देश होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न नेशनलिज्म अलग चीज होता है। ऐसे सही में देखो तो नेशनलिज्म इन जब यूरोप पढ़े थे हम लोग, तो यूरोप में बहुत ऐसा देश था जो नेशनलिज्म तो उसमें हुआ, लेकिन वैसा डेमोक्रेसी वहां पर नहीं लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मोनैर्की रहा, मोनैर्की कहीं कहीं रहा, तो वो नेशनलिज्म हुआ। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न नेशनलिज्म। क्यों, क्योंकि हम लोग के यहाँ से अगर ब्रिटेन को भगाया गया, अंग्रेजों को भगाया गया, तो वहां पर एक डेमोक्रेसी आई, संविधान बना, और तब हम लोग आजकल भारत जो है सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में से एक है, जो कि अभी तक संभाल रहा है। वैसी कोई कंट्री नहीं है जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी को अभी तक संभाल पा रही है, और सब गाली देते हैं, अरे भारत के लोग पागल। तो अब देखो, तो हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न नेशनलिज्म। तो है क्या कि हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न नेशनलिज्म कहाँ पर हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, मतलब वहां पर भी तो मोनैर्की था, लेकिन कुछ दिनों के बाद डेमोक्रेसी क्या होने लगा, आने लगा। याद करो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब नेपोलियन आया था, फिर 1815 में उसको शायद भगा दिया गया, ट्रीटी ऑफ वियना। तो स्टेट तो बनता था, लेकिन राजा का शासन होता था, लेकिन उसके बाद भी तो विद्रोह होता था। याद करो जुत्सिपी मेजनी, तुम माउंट डी काबुर, तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सब एक नेशन स्टेट अपना क्या करने लगे, यूरोप में बनाने लगे। तो उसी से सही में अगर नेशनलिज्म की भावना अगर कहीं से जागृत हुई तो उसका सबसे बड़ा जो कारण हुए फ्रांसीसी क्रांति है। उससे पहले यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं हुआ था, तो उसका हवा धीरे धीरे क्या हुआ, सब जगह फैला, और उसके हवा को देखते हुए भारत में भी उसका असर देखा गया। क्यों देखा गया, देखो 1757 और यहाँ पर विद्रोह का हुआ 1857, तो नहीं सॉरी 1789 और 1857, ज्यादा साल का अंतर नहीं है। वहां से धीरे धीरे मतलब हवा फैलने में भी तो समय लगेगा, तुरंत थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विद्रोह हुआ था। अगर सही में देखो तो वहां पर अगर
एक अच्छे तरीके से रणनीति बनाकर अगर लड़ा जाता तो वहीं पर हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जीत के हम करेंगे क्या, ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। जैसे हम बताए ना कि अभी इंस्टाग्राम चलाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो बेचारा चलाएगा कैसे। तो वही है कि वहां पर अब युद्ध जीत के भी ये लोग क्या करेंगे, फिर से राज व्यवस्था लाएंगे कि संविधान बनाएंगे, वैसा कोई चीज ही नहीं था, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के आने के बाद वो सब चीज सटीक तरीके से, जाओ अंदर, सटीक तरीके से सोचे हुए थे कि हमको क्या करना है, संविधान बनाना है, अपना एक कानून होगा और अच्छे तरीके से हम देश को चला सकेंगे। तो उसी तरह से आया कि इट्स आल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेयर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों को अब ये समझ में आने लगी कि हम कौन है, ठीक, और क्या चीज हमारी आइडेंटिटी को प्रदर्शित कर सकता है और हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। बाहर से आए लोग, काम तो कर रहा है लेकिन नाम किसका हो रहा है, दूसरा का। काम तो स्कूल में टीचर पढ़ाता है, डायरेक्टर आके पढ़ाता है, नहीं, नाम किसका होता है, डायरेक्टर का। और उसको तो एगो क ख ग घ नहीं आता है पूरा अंग तक, और पढ़ा रहा है, झूठो बोला है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या था कि काम तो करते थे भारतीय, काम तो करते थे कौन, भारतीय, लेकिन नाम किनका होता था, दूसरे का। तो उसी तरह से क्या हुआ कि लोगों को अब ये समझ में आने लगा कि हम लोग कौन है, भारत के हैं, और हम लोगों की आइडेंटिटी किस चीज से प्रदर्शित हो सकती है और क्या हम लोगों को एक बिलोंगिंगनेस दे सकता है। तिरंगा बनाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, बहुत सारा टर्म है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो, लगभग फ्रांस का नेशनलिज्म और इंडिया का नेशनलिज्म समझने वाली चीज है। हिस्ट्री को लोग बदनाम करता है, पढ़ते हैं तो नींद आता है, कुछ नहीं है। रिलेटेड करो खुद को। वहां भी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो नया नया तुम्हारा झंडा लाया गया था, राष्ट्रगान गाया गया था, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो लगभग चीज यहाँ भी वही है, तरीका अलग है। वहां पर फ्रेंच था और यहाँ पर तुम्हारा इंडियन है, जन गण मन, ठीक है। तो अब आता है कि न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, सॉन्ग एंड आइडियाज फॉर न्यू लिंक एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। क्या हुआ कि नए नए राष्ट्रगान तो उस समय नहीं आता, गाना गाया गया, नया नया आइकॉन लिया गया। आइकन क्या है, जनरली देखते हो ना आइकन फोन में, आइकन, तो उसी तरह से समझ जा कोई कुछ आइकन लिया गया, या उसको बोल सकते हो कि ये आपका झंडा है। ऐसे शुरुआत में तो बीच में अशोक चक्र नहीं था, लेकिन चरखा उरखा लाया गया था, चरखा था। उससे पहले अशोक चक्र से पहले चरखा था, उससे भी पहले शायद 2 कलर का था या 3 कलर का, ऊपर में चांद सितारा भी था और कुछ यहाँ पर था, शेर बनाओ, याद नहीं है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि नई नई चीजों से खुद को सबसे पहले यहाँ भी एकत्रित करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ये चीज समझ चुके थे कि भारत आजाद होने वाला कभी है नहीं, कब, जब तक हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे। तो वो देखोगे, पढ़ोगे सभी ने अवज्ञा आंदोलन या तुम्हारा खिलाफत आंदोलन में, तो हिंदू मुस्लिम को वो एक करना चाह रहे थे और एक हुए भी, लेकिन अंततः बात बिगड़ गई। वो बात अलग थी जब मोहम्मद अली जिन्ना, वो सब बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे जिन्ना का तो जिक्र भी नहीं है तुम्हारे चैप्टर में, है नहीं होगा, और थोड़ा डीप जाओगे तब जिन्ना का जिक्र होगा। यहाँ तो ये भी नहीं बताया गया कि भारत आजाद हुआ या नहीं हुआ, रोक दिया गया बीच ही में। तो अब आता है कि द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न, देखो सिंपली है कि हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पर है, राष्ट्रवाद पर है, मतलब भारत कैसे जीता वैसा हम लोग थोड़ी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पर रहे, हम नेशनलिज्म इन इंडिया पर रहे। इसलिए सर कभी एक लड़की सवाल की थी कि सर नेशनलिज्म इन इंडिया में सिर्फ गांधी जी का ही जिक्र क्यों है। तो सीधी सी बात है, जो उस पे रहेंगे, जो मुख्य रूप से रहेंगे तो उसी का ना जिक्र होगा, ठीक। और हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे आजाद हुआ है, क्यों हुआ। तो अब आता है कि द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट। समझो, पुराने समय में तो राजघराना था, लेकिन उसके बाद भारत एक कॉलोनी बन गया, किसका, तो ब्रिटेन का। और ये जो तुम्हारा नेशनलिज्म आया वैसा कुछ खास था नहीं, बस ये एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट था। और जब हम लोग कॉलोनी से हट गए, मतलब
ब्रिटेन यहाँ से चले गए, आजाद हो गए, बस ये क्या हो गया, नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये जनरली क्या था, जैसे याद करो हम 1857 वाले में बताए कि बहुत सारे ब्रिटिश के इतिहासकार लिखते हैं कि ये कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये एक सैनिक विद्रोह था। तो अगर हम लोग उस टाइम भी आजाद नहीं होते तो इसका भी वो लोग कुछ और अलग तरीके से वर्णन करते, लेकिन हम लोग उस आजाद हो गए तो ये हो गया क्या, नेशनलिज्म इन इंडिया। और हम लोग उसको पढ़ते एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट, मतलब जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको हम लोग भगाने के लिए क्या किए, सब चीज यूज कर लिए। सब चीज मतलब बल का तो बहुत कम प्रयोग किए, गांधी जी के नेतृत्व में बल का बहुत कम प्रयोग, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन एक लाइन उसके भी पीछे गीता में लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, और एक लाइन लिखा गया है धर्मेव हिंसा तथैव च। अहिंसा मतलब मार काट नहीं करना ही, अहिंसा मतलब हिंसा क्या है, वायलेंस, मारपीट। अहिंसा हो गया मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म में हिंसा तथैव च, उसमें लिखा गया है कि धर्म की स्थापना के लिए हिंसा करना चाहिए, ऐसा लिखा गया। लेकिन ये धर्म क्या है, यहाँ धर्म का मतलब मजहब नहीं है। धर्म भी 4 तरीके से डिफाइंड होता है। जो तुमको लोग बताते हैं गीता में धर्म के बारे में, वहां पर ऐसा कोई धर्म का वर्णन नहीं है। धर्म 4 तरीके से डिफाइंड होता है। अगर तुम धर्म शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें तुमको पता चलेगा। सबसे पहला जो धर्म डिफाइंड होता है वो होता है स्वभाव के, स्वभाव मतलब उसका जो नेचर है। जैसे अग्नि का धर्म है, आग का धर्म है जलाना। वो ये सोचता है कि लड़का है उसको जला देते हैं, लड़की है उसको नहीं जलाएंगे। शमशान में जाते हो ना, मोटा रहे पतला रहे छोटा रहे नाटा रहे वो सबको जलाएगा। तो वैसा अग्नि मतलब आग इंटेंशनली ये चीज नहीं सोचता कि हम इसको जलाएं या नहीं जलाएं। तो अग्नि का ये स्वभाव है, ये धर्म है, वो किसी चीज को जला देगा। ठीक, अब देखो एक धर्म डिफाइन इस तरीके से हुआ। दूसरे तरीके से कर्तव्य से डिफाइन होता है कि अरे जा रहे थे रोड पे तो एक भिखमंगा था और हम उसको एक गिलास पानी पिला दिए, बहुत प्यास था, तो वो धर्म किया। तो वो धर्म क्या किया, वो अपना कर्तव्य निभाया, जो उसका धर्म है। अब मम्मी पापा तुमको उतना कर रहे हैं तो तुम्हारा धर्म है कि तुम उनको भी कुछ अच्छा करके दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और जो तीसरा धर्म आता है, ये आता है एक छोटे समुदाय के लोग जब किसी एक विशेष पद्धति को अपनाने लगे तब वो धर्म हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं मजहब, या तुम लोग उसको कहते हो पंथ। ये धर्म हिंदू धर्म ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो उसको पंथ कहेंगे, मजहब कहेंगे। कुछ समुदाय के लोग हैं एक विशेष पद्धति को अपनाने लगे कि हम कृष्ण जी को पूजेंगे, वो पैगंबर मोहम्मद को पूजेगा, वो यीशु को पूजेगा। असल में यीशु भगवान नहीं है। यीशु की मम्मी, ईसा मसीह के मम्मी मरियम भगवान थी और ईसा मसीह उसके पुत्र है। तो वो लोग मरियम की पूजा करती है। माँ मरियम पढ़े होगे तो शायद तुम लोग को पता होगा कि मरियम को पूजा जाता है। तो वो धर्म अलग है। 3 तरह का धर्म देखा। एक धर्म स्वभाव के रूप में यूज होता है, एक धर्म कर्तव्य के रूप में यूज होता है, एक धर्म पंथ और मजहब के रूप में यूज होता है, और एक धर्म जो आपका होता है वो एक विशेष साधना पद्धति के रूप में यूज होता है। मतलब अब देखो साधु महात्मा, साधु मतलब वो नहीं है चुट्टा का मंडल लेके चल रहे हैं। साधु मतलब जिसको इस चीज पे विश्वास हो कि हम जितना भी भौगोलिक चीज है, फिजिकली जितना भी चीज है, उसको छोड़कर कोई चौथा पांचवा चीज है जो हमको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। जैसे तुम रोड पे चल रहे हो, कुत्ता को एक लात मारने से संकुचित होते होगे, क्यों? कभी कभी मन में लगता है अरे भगवान देख रहा है ना। तो यही तो है विश्वास, साधना पद्धति। उसके लिए तुमको साधना करनी पड़ेगी, अलग अलग तुमको मंत्र ये सब चीज का उच्चारण करना पड़ेगा, वो सब बात की चीज है। तो यहाँ पर क्या है कि गीता में जो वो धर्म का लिखा गया है, तो ये जो अहिंसा परमो धर्म लिखाया गया है, तो ये धर्म मजहब के हिसाब से सब डिफाइन करते हैं। समझो, गांधी जी कहे थे अहिंसा परमो धर्म। हम धर्म को भी 4 तरीके से बताए ना कि कैसे कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर जो धर्म यूज हो रहा है गीता में, ये कर्तव्य के रूप में धर्म यूज होता है, न कि मजहब और पंथ के रूप में।
लेकिन आजकल के लोग किस चीज को यूज करते हैं? मजहब और पंथ के रूप में, और सबको भ्रमित करेंगे कि अरे उसमें तो लिखा गया है, तो उसमें तो लिखा गया। अरे पहले तुम धर्म तो समझ लो क्या है, तुमको धर्म ही नहीं पता है, तुम झूठ का दूसरा का गीता का ज्ञान दे रहे हो। तो धर्म, अहिंसा परमो धर्म जो उनके द्वारा कहा गया था वो सही था। वो अहिंसा क्या, हम लोग का कर्तव्य है ना जी। अब घर में कुछ झगड़ा आ रहा है, तुम उसको शांत करोगे, तुम और जाके 2-4 लाठी दे दोगे? नहीं ना। तो वो अपना कर्तव्य है कि किसी चीज को शांति से कुछ करना, ठीक। तो अब आता है कि ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। अलग अलग समुदाय के लोग, एक विशेष जाति समूह के लोग अलग 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 तरीके से कॉलोनिज्म का वो एक इफेक्ट को, असर को महसूस किए। कैसे महसूस किए? तो किसान वर्ग के लोग अलग तरीके से महसूस किए। जनरली मिडिल क्लास, हायर क्लास भी, हायर तो उस समय होता नहीं था इंडियन में, हायर था तो एक ब्रिटेन के ही होते। हायर क्लास भी महसूस किया, पूछो कैसे? मिडिल क्लास भी महसूस किया, पूछो कैसे? तो उस समय जो एग्जाम होता था यूपीएससी का या कोई भी, उस समय तो 1946 में लाया गया भारत में, तो जो भी एग्जाम होता था या कुछ भी होता था, कोई भी भारतीयों को ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता, मतलब उसको कोई भी निर्णय लेने के जगह पर नहीं रखा जाता। RRR देखे हो ना, उसमें एक देखे वो लड़का था, उसमें कोई, तो उसको भी था, वो दरोगा ही था, हायर लेवल पे वो नहीं था, कोई भी निर्णय लेने का उसको अधिकार नहीं दिया जाता था, वैसा जगह पे रखा जाता था। तो किसान वर्ग के भी लोग उस चीज को फील किए और मिडिल क्लास के भी लोग उस चीज को फील किए, और उस चीज को फील करने के बाद अपना जो अनुभव हुआ वो सबका अलग अलग था। अब जो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ने वाला लड़का क्या सोचेगा कि हमको जितना ज्यादा पढ़ाई मिले, जितना ज्यादा हमको समाज से दूर रख दो। समाज से दूर मतलब कि अब सामाजिक लोग क्या, बाहर निकला बोला कि जा बेटा 1 किलो टमाटर लेते आओ, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है पूरा टेंशन में, अरे 1 किलो टमाटर लाएंगे, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जिसको कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा, तो बोले 1 किलो की फिर जाएंगे, फिर 1 किलो इलायची मंगा लीजिएगा हमसे। तो ये है, अलग अलग से सब तरह का मोटो होता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को पहचानने का प्रयास किए। तुम आगे और डीप पर होगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य था। एक सही में देखो तो व्यापारी वर्ग के लोग वो चाहेंगे कि पूरा प्रतिबंध हटा दिया जाए, कर हटा दिया जाए, कि मेरा माल भी दूसरे जगह में बिके। और व्यापारी ये भी सोचते थे कि किसान को या छोटे मजदूरों को कम पगार मिला जाए। लेकिन मजदूर क्या सोचता था? मजदूर सोचता था कि हमको व्यापारी से, जमींदारों से वो क्या मिल जाए, हमको छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। लेकिन यही है डिफरेंट, अलग अलग लोग थे, अलग अलग राष्ट्रवाद का अलग अलग मीनिंग ले रहे थे, इंडिपेंडेंस का अलग अलग मीनिंग ले रहे थे, उसको स्वतंत्रता अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो रहा था सबके मन में। सबका सोचने का शक्ति एक नहीं होता। अब आता है कि एंड देयर नेशन फ्रीडम वे आर नॉट ऑलवेज बी सेम, मतलब उनकी जो स्वतंत्रता थी वो भी सेम नहीं थी। फिर आता है कि इन द ईयर आफ्टर 1990 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। देखोगे 1919 के बाद जनरली जो राष्ट्रवादी जो मूवमेंट है, पहल है, तुम्हारा धीरे धीरे फैलने लगा पूरे भारत में, ठीक है। और इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप बने, कांग्रेस बना, फलना बना, चिलना बना, सब तरह का बना। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और मोड्स ऑफ स्ट्रगल मतलब समझते हो कि संघर्ष का एक अलग तरीका लिया गया। संघर्ष का तरीका मतलब शुरुआती में देखोगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कि वाया तलवार लेके भोग दिया, लेकिन सब सेकेंड वाले में वैसा कुछ नहीं था। नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ोगे तो वैसा कोई चीज नहीं है, अहिंसा ही मेन इसका मोटो था। तो आज के लिए इतना है।